हेलो एस्पिरेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं पेपर 2 जो कि 8 Feb को हुआ था, उसके CDP पार्ट का सॉल्यूशन। ये पेपर बहुत इजी था। मेरा पेपर था जिसमें मैंने 30 में से 28 सिक्योर करे थे, वो भी क्योंकि मैंने सिर्फ फोकस मेरा CDP और पेडागोजी पे रखा था। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर आपको मेरी ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। सो अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ assertion reason टाइप क्वेश्चन है, इफ़ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिलेड देन देयर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट गट अफेक्टेड। इन्होंने क्या बोला है कि अगर बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट, उनकी साइज, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आता है, साइज, वेट, हाइट, ये सब कुछ फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। तो इन्होंने बोला कि अगर फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर कमी आ रही है तो क्या सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट अफेक्ट करेगी? हाँ भाई करेगी। कैसे? हमने क्या बताया था, 4 एस्पेक्ट्स होते हैं PCSE, और क्या बोला था कि चारों एस्पेक्ट्स एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं। अगर एक अफेक्ट होगा तो दूसरा भी अफेक्ट होगा। तो हमारा असर्शन क्या है? ट्रू। अब रीज़न क्या बोल रहा है ये हमें कि देयर इज़ डेवलपमेंटल कंटिन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट अचानक से नहीं होती है, धीरे धीरे बच्चा जो है बढ़ता जाता है। तो ये बात भी सही है हमारे पास कि डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ती हुई जाती है, एकदम से नहीं होती है, कंटिन्यूस होती है, धीरे धीरे एक प्रोसेस के अंदर जाती है। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वेरी सही है, डेवलपमेंटल है, धीरे धीरे बढ़ती हुई जाती है, ये भी बात सही है। तो ये बात भी सही है। अब चेक करना है क्या ये सही है या गलत है। हाँ, असर्शन सही कर रहा है, एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे एक्सप्लेन कर दिया है कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर एक एरिया में अफेक्ट होगा तो दूसरे में भी अफेक्ट होगा। तो ये बात सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे का क्वेश्चन है। मैं एक पेपर एनालिसिस भी लाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि जीन पियाजे से कितने क्वेश्चन आएंगे, वाइगोत्स्की से किसने, प्रिंसिपल डेवलपमेंट से कितने, ऐसे एक एनालिसिस भी लेके आने वाली जल्द। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? जीन पियाजे ने क्या बताई थी, कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी थी। तो इन्होंने पूछा है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, इस सिंपल एडिशन ऑफ न्यू फैक्ट्स एंड आइडियाज टू द एग्जिस्टिंग स्टोर ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्या कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब केवल यह है कि नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी नॉलेज में जोड़ना, ठीक है, न्यू फैक्ट्स को और आइडियाज़ को जोड़ना और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेना? नहीं, बच्चा अपनी स्कीमाज को मॉडिफाई भी करता था। 2 चीज़ें बताई थी उसने, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। एसिमिलेशन में क्या होता था, एडअप करना, अकोमोडेशन मतलब चेंज करना। तो 2 स्कीमाज बताई थी उसने। तो सिर्फ हमें ऐड नहीं करना है बल्कि हमें चेंज, मॉडिफाई भी करना है। तो ये ऑप्शन गलत हो। ऑप्शन सेकंड इज डिपेंडेंट अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज कैपेबिलिटीज। मतलब क्या बोलता है पियाजे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होते हैं वो केवल लैंग्वेज डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करती है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि सिर्फ लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी तो ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी? नहीं, लैंग्वेज डेवलपमेंट कब होती है बच्चे के अंदर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब होगी, जब बच्चा इंटरेक्ट करेगा। कैसे? एक बच्चा जब को मान लो हमने अब तक कुत्ता दिखाया तो उसे सिर्फ डॉग के बारे में पता है, कुत्ते के बारे में पता है। जब तक हम उसे बिल्ली से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो उसे वो बिल्ली के बारे में कैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डालेगा। तो लैंग्वेज कैपेबिलिटीज से डेवलपमेंट नहीं होती कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उससे सोशल इंटरेक्शन भी होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द एबिलिटी टू यूज कल्चरल टूल्स। भाई ये वर्ड पूरा ऑप्शन ही नहीं पढ़ना। कल्चरल टूल्स के बारे में तो जीन पियाजे ने बात नहीं की थी। किसने बात की थी इसके बारे में? वाइगोत्स्की ने बात करी थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट बाय चेंजिंग वन स्कीमाज। ये बात सही है कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें बच्चा जब इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है तो अपनी स्कीमा को अपडेट करता है, चेंजेस लाता है अपनी इन्फॉर्मेशन में। कैसे लाता है? एसिमिलेशन से या फिर अकोमोडेशन से। यहाँ पे बताया था एसिमिलेशन मतलब एडप्ट करना, अकोमोडेशन मतलब चेंज करना, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब इसके साथ अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 2 चीज़ें याद रखनी है, वाइगोत्स्की ने जड़ पीढ़ी के बारे में बात की थी और कल्चरल टूल्स के बारे में बात की थी। जब भी ये बात जीन पियाजे में आ जाए तो उसको समझ लेना गलत है। जीन पियाजे ने इन चीज़ों के बारे में तो बात ही नहीं की थी, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन रीजन। फिर से असर्शन रीजन पूछ रहे हैं।
असर्शन है टीचर शुड अवॉइड कोलैबोरेशंस, ग्रुप वर्क एंड इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स, कि टीचर को अवॉइड करना चाहिए कि ग्रुप वर्क ना करे। भाई ये बात तो गलत है। टीचर्स को बच्चों के अंदर कोलैबोरेशन होना चाहिए, मतलब एक ऐसे बच्चों को बोलना चाहिए कि एक साथ मिलकर काम करो, ग्रुप एक्टिविटीज करानी चाहिए। तो ये बात तो गलत है। असर्शन फॉल्स है। असर्शन फॉल्स सिर्फ इसमें है, तो हम इससे भी अंदाजा लगा सकते थे भाई ये पक्का है कि हमारा असर्शन फॉल्स है, तो ऑप्शन 4 आ गया। लेकिन एक बार चलो हम इसके साथ साथ दूसरा रीजन पढ़ लेते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो सही है या गलत है और कैसे गलत है। लर्निंग एक पैसिव प्रोसेस होता है, गलत है। ये बात तो सबसे गलत हो गई। मेमोराइजेशन, इमिटेशन, क्या होता है इमिटेशन? कॉपी करना। मेमोराइजेशन मतलब रट्टा मारना। तो ये चीजें तो मैंने क्या बताई थी कि मेमोराइजेशन करना, कॉपी करना, इमिटेशन, ये सारे टीचर सेंटर्ड होना, ये सब कुछ क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड्स है। तो ये होते ही हमारा गलत हो गया। तो हमारा क्या रीजन भी गलत है, असर्शन भी गलत है, दोनों फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो ये वाला क्वेश्चन मेरा थोड़ा गलत था, इस पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रैपिड इंक्रीज इन हाइट, बच्चों के हाइट में एकदम से इंक्रीज आ रही है, ठीक है, और वेट एडोलसेंस के दौरान होता है, वेट और इंक्रीज होता है और इसमें एडोलसेंस में इंक्रीज होता है। डेट यूजुअली प्रीसीड सेक्सुअल मैच्योरिटी, जो कि उन्हें सेक्सुअल मैच्योरिटी से जो की तरफ ले जाते हैं, उसके नॉर्मल चेंजेज होते हैं। ये बात सही है। तो उसको चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? जो रैपिड इंक्रीज इन वेट और हाइट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो पहला इसमें ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट इसका आंसर ये, पर इसमें एक्सप्लेन करते होता क्या है। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज में चेंज और हाइट और वेट में चेंज आना, ठीक है। एडोलसेंस के दौरान होता है भाई बच्चे की फिजिकल ग्रोथ अच्छे से कब होती है? जब एडोलसेंस टाइम होता है, उस दौरान बच्चे के अंदर इमोशनल चेंज, साइकोलॉजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, तो ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं। दूसरा मैच्योरेशन। मैच्योरेशन को हम चेंज नहीं बोल सकते, ये तो लड़कियों के अंदर हो गया, फिर लड़कों में क्या हुआ उसका फैक्ट, तो ये गलत हो गया। डेवलपमेंटल ट्रेंड। डेवलपमेंटल ट्रेंड का मतलब कि एक पैटर्न में दिखाई देता है ये, ना कि ऐसे किसी भी हाइट और वेट की रैपिड इंक्रीज का नाम नहीं है। तो डेवलपमेंटल ट्रेंड क्या हो गया? गलत हो गया। फिर आता है हमारे पास प्यूबिसेंस। प्यूबिसेंस। प्यूबिसेंस का मतलब क्या बताया था हमने कि प्यूबर्टी के दौरान जब चेंजेस आते हैं बच्चों के अंदर, लेकिन इन्होंने क्या बोला, प्यूबर्टी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं? हार्मोनल चेंज भी आते हैं हमारे साथ साथ, फिजिकल चेंज, हाइट वेट में भी चेंज आता है बच्चों के, इमोशनली भी स्टेबल इंस्टेबल हो जाते हैं बच्चे, बहुत सी चेंज आते हैं उनके अंदर। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, रोल कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो वो होता है प्यूबिसेंट, प्यूबर्टी स्टेज। प्यूबर्टी में तो इसमें क्या बोला है कि इसमें सिर्फ फोकस किस पे क्या है? वेट और हाइट पे रैपिड इंक्रीज के बारे में पूछ रहा है, तो उसका जो मेन होगा वो ग्रोथ स्पर्ट होगा, ठीक है। अब ये बार याद रख लेना इस पॉइंट से कि रैपिड इंक्रीज इन हेट एंड वाइट वेट को हम ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है कि जब हम, असर्शन है, जब हम व्हेन टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस, जब हम भेदभावों के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं, एक्सप्रेशंस के बारे में, दैट पुट द पर्सन आउट ऑफ द डिफरेंस शुड बी यूज सच एज यूजिंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज रेदर देन द डिसेबल्ड स्टूडेंट। अब इन्होंने क्या बोला कि जब हम किसी कोई ऐसा बच्चा जिसके अंदर मतलब भाई डिसेबिलिटी है, तो उनको जब उनके बारे में बात करते हैं तो हमें बच्चों को किस तरह यूज कर, किस तरह उनको बोलना चाहिए? स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी बोलना चाहिए, फिर डिसेबल्ड स्टूडेंट। तो भाई ये जब हमारी एनईपी में आया था, इंक्लूसिव एजुकेशन आई थी, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक है ये। उन्होंने क्या बोला था कि बच्चों को हमें इक्वल पढ़ा के एक साथ पढ़ाना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला था कि कभी भी बच्चों को डिसेबल्ड स्टूडेंट मत बोलो, वो बच्चे के अंदर थोड़ी कमी है, उस बच्चे के पास कुछ डिसेबिलिटीज है, तो क्या बोला जाएगा? स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, मतलब पर्सन को प्रेफर किया जाएगा ना कि उसकी डिसेबिलिटी को। तो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी यूज करना रेदर देन डिसेबल्ड स्टूडेंट। तो हमारा असर्शन क्या हो गया? ट्रू हो गया। क्यों? अब रीजन पूछते हैं, इसने रीजन क्या बोला कि द लैंग्वेज वी यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट द लर्नर्स विद डिफरेंट नीड्स एंड शेप्स द पर्सपेक्टिव द एटीट्यूड। मतलब जब हम किसी बच्चे के से ऐसे बच्चा जिसको भाई डिसेबिलिटी वाला स्टूडेंट जो होता है उनके बारे में जब हम बात करते होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनसे ही जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे एटीट्यूड को, हमारे उनके प्रति नज़रिए को दर्शाता है। हाँ ये बात सही है भाई। कई बार कहते हैं ना कि सोच समझ कर बोलना चाहिए हमें। सोच समझ कर क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि जैसा हम बोलेंगे भाई हमारी मेंटलिटी, हमारी थिंकिंग को, हमारे नेचर को डिस्क्राइब करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि असर्शन एंड ट्रू दोनों करेक्ट है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 हमें फिर से असर्शन रीजन का, भाई ये इसलिए देते हैं क्योंकि बच्चा का टाइम ज़्यादा इन्वॉल्व इन चीज़ों में, तो हमें एक बार ही इनको इस तरीके से पढ़ना है कि दोबारा रीडिंग की जरूरत ना पड़े और एक बार पे समझ में आ जाए। तो ध्यान से पढ़ना है, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ा करो ना तुम लोग कि चिल्ड्रन इन मिडिल स्कूल्स, जो मिडिल स्कूल्स के बच्चे होते हैं, शुड बी इंकरेज, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, किस लिए, टू राइट अबाउट देयर इमोशंस, अपनी इमोशंस के बारे में वो लिखे ऑन डेली बेस और उन पर रिफ्लेक्ट करे। तो देखो ये बात एक पॉजिटिव है कि हमें मिडिल स्कूल के बच्चों को इमोशन बढ़ावा देना चाहिए, उनको इंटरेस्ट अपने अपने जो वो सोच रहे हैं अपनी थिंकिंग के बारे में, अपनी इमोशंस के बारे में वो लिखे, उन पर बात देखे, उनको रिफ्लेक्ट करे, पहचाने, अपनी फीलिंग्स को डेवलप करना सीखे, उससे क्या होगा, सेल्फ अवेयरनेस होगी उन्हें। तो ये हमारे पास क्या असर्शन हमारा ट्रू है। फिर आया रीजन, रीजन क्या है, अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशन इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट कैन लीड टू एक्शन, किसी को अपने इमोशंस को समझना ये एक क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे कि हमारे कोई बिहेवियर और एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। ये बात भी सही है, जब बच्चा को पता लगेगा कि बच्चा मान लो किसी कंडीशन में गुस्सा हुआ है या फिर उसको रोना आ रहा है, तो फिर वो बैठकर जब रिफ्लेक्ट करेगा अपने पूरे दिन पे, तो उसे पता चलेगा कि भाई वह इस बार इस सिचुएशन पे रो रहा था, इस सिचुएशन पे गुस्सा कर रहा था, इसको मैं किस और तरीके से भी हैंडल कर सकता था। तो जब वो कंडीशन दोबारा उसके सामने आएगी तो उसके अंदर जो उसने रिफ्लेक्ट करने के बाद जो थॉट आया था कि इस तरीके से भी कर सकता है, उस तरीके से वो बिहेव करेगा। तो यही होता है कि हम अपने इमोशंस को हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, भाई देख लेना ये हर बार अपना जो पूछा होता है ना नोट वाले क्वेश्चन, उसमें नोट को हाईलाइट कर देता है कि बच्चे को अलग से दिखे। इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या सही नहीं है वो बताना, क्या सही नहीं है। पहला, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न एंड रिलेशनशिप्स, पैटर्न और रिलेशनशिप्स को रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। हाँ करेगा, अगर हमें पता चलेगा दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों के बीच में क्या रिलेशनशिप है तो हम आसानी से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग को यूज़ करना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, लॉजिक लगाना, ना सक के ऐसे ही कुछ भी किसी पे विश्वास कर लेना, ये बात भी सही है। ओवरलुकिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओवरलुक कर देना, मतलब इग्नोर कर देना। अब देखो अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में पढ़ लो ना भाई एक बार, क्या बोल रहा है, अनदेखा करना। भाई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को अनदेखा करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सही कैसे है, तो गलत हुआ। और ये ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपलर पार्ट्स, इसका मैंने पहले भी बताया था, इस प्रोसेस को एनालिसिस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा सही ऑप्शन हो गया। इसने पूछा था गलत कौन सा है, तो गलत क्या है कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको ओवरलुक कर देना, उसको अनदेखा कर देना। तो ये ऑप्शन क्या हमारे लिए गलत है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू पियाजे के अकॉर्डिंग जब चिल्ड्रन एक पॉइंट पे पहुंचता है कि वो जनरलाइज कर सकता है या उसमें एंगेज कर सकता है मेंटली ट्रायल एरर से, बाय हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग देम इन देयर लीड्स। अब क्या है, हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस का पता था, हाइपोथेटिक रीजनिंग का बताई थी मैंने, फॉर्मल में बताई थी, तो हाइपोथेसिस ही देख लो ना, डायरेक्ट हाइपोथेसिस बढ़ाया फॉर्मल में पहुंच जाओ। सेंसरी मोटर में क्या बताए थे, सेंसरी मोटर के अंदर थी ऑब्जेक्ट परमिएंस, ठीक है, सेंसरी मोटर में थी ऑब्जेक्ट परमिएंस। कंक्रीट में क्या आई थी उसके पास, कंजर्वेटिविटी आई थी, रिवर्सिबिलिटी आई थी, ठीक है। प्री ऑपरेशनल में क्या आई थी, ट्रांजिटिविटी, ठीक है, और ट्रांसडक्टिव रीजनिंग भी आई थी। फिर अब मूव करते हैं, ये इनके ना 4-5 वर्ड्स होते हैं, इनको याद कर लेना, जीन पियाजे के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन पे जरूर क्वेश्चन आता है। ये फॉर्मल है, हाइपोथेसिस से याद रखना, जब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाए, हाइपोथेटिक आ जाए, लॉजिकल थिंकिंग आ जाए, क्या आ जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इसमें याद रखना हाइपोथेसिस और टेस्टिंग दिया हुआ है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, स्टूडेंट्स लर्न एफिशिएंटली एंड इन मीनिंगफुल वेज। एक बच्चा जो होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो किस तरीके से एफिशिएंटली अच्छे से सीख सकता है, अच्छा उसे मतलब लंबे समय तक वो इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। कैसे कैसे, पहला, कंटेंट इज प्रेजेंटेड टू देम इन द फॉर्म ऑफ इनकोहेरेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हम बच्चों को है ना
अनका मतलब इनफॉर्मेट ना अलग अलग तरीके से, जो कि जिनका कोई लॉजिक ना हो, उस तरीके से बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे और उनको किसी लॉजिकल ऑर्डर में ना दे। तो इससे बच्चे को क्या समझ में आए, कुछ समझ में नहीं भाई। वो जब मान लो जैसे कि जंबल वर्ड होते हैं ना सेंटेंस में, तो जब सेंटेंस को हम जंबल करते हैं अलग अलग तरीके से होता है और हमें इसको सीधा करना होता है, जब तक वो अलग अलग होता है हमें क्या समझ में आता है उसमें क्या कुछ है, लेकिन जब हमें वो सीधा कर लेते हैं तब हमें समझ में आता है ना कि इस सेंटेंस का ये मतलब है। तो इसी में भी यही बोला गया है कि कंटेंट को हमें इनकोहेरेंट पीसेज में डाल देना, मतलब कि उल्टा फुल्टा डाल देना, फिर बच्चों को प्रोवाइड कर देना। तो ये बात तो गलत है, बच्चों को तो सीधे तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए। फोकस इज ऑन अवॉइडिंग फेलर इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग मास्टरी। भाई बच्चे को फेलर अवॉइडेंस करना है, ना कि मास्टर अप्रोच करनी है। नहीं, फेलर अवॉइडेंस करना ये मतलब क्या हो गया कि वो अपने फेल होने से बचना चाहता है। नहीं, बच्चे को मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। न्यू कंसेप्ट जो होता है वो डिफरेंट होना चाहिए प्रीवियसली लर्न मटेरियल से। जो प्रीवियस ईयर क्लास में जो हमने पढ़ा था, मान लो कि मैंने आपको कुछ आज ऐसे क्वेश्चन करवा दिए जो आप तक आने सी टाइम में पढ़े ही नहीं है, तो ये क्या होगा, आपको कुछ आएगा ही नहीं भाई। तो वही बात इसने बोला है कि जब हम कंसेप्ट को इस तरीके से पढ़ाएं कि उसको प्रीवियस नॉलेज से बिल्कुल डिफरेंट हो। नहीं, बच्चे को हमें पीके टेस्टिंग करा होगा, जिन्होंने भाई माइक्रो टीचिंग स्किल्स करी होंगी अपनी बीएड के रेगुलर क्लासेस के अंदर, उन्हें पीके टेस्टिंग होती है माइक्रो टीचिंग के दौरान। उसमें ये होता है बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि उनकी डेली लाइफ से या प्रीवियस नॉलेज से प्रीवियस क्लास में वो जो सीख के आते हैं उससे हमें क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये बात भी गलत होगी। देयर रिस्पॉन्स एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस आर अटेंडेड और वैल्यूड। उनके रिस्पॉन्स जो है, उन्होंने क्या किसी चीज़ के प्रति क्या रिस्पॉन्स दे के इंपॉर्टेंस दी है, उनके प्रति बच्चों के वैल्यूज़ को सुनना चाहिए, उनके थिंकिंग को समझना चाहिए, उनका क्या नज़रिया उस चीज़ को लेके, टीचर को उनको अटेंड करना चाहिए, उनको मानना चाहिए, उनको इंकरेज करना चाहिए। ये बात सही है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि बच्चा लर्नर एक्टिव है। एक क्लास में टीचर है, बोलता ही जा रहा है, बच्चों से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बस खुद बोल रहे हैं, तो बच्चा वहाँ पे हो गया पैसिव। लेकिन एक क्लास है जिसके अंदर बच्चा टीचर और बच्चे के बीच में इंटरेक्शन होती जा रही है, तो वहाँ पे बच्चा भी एक्टिव है, टीचर भी एक्टिव है। बच्चा सोएगा थोड़ी भाई क्लास में, कई होते हैं ना ऐसे लेक्चर में मैम बोलती जाती है और बच्चा सो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो भी बच्चे का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। बच्चे से हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो बच्चे थोड़ा थक जाता है, माइंड जैसे जैसे धीरे धीरे जाने लगता है नींद के स्टेट में, वो सोने लगता है, उसको नींद आने लगती है। लेकिन जब मैम अगर उसी एसेस को इंटरेक्टिव वे से पढ़ाएगी, अलग अलग तरीके से बच्चों से क्वेश्चन पूछ के, तो वही वहाँ पे एक्टिव लर्निंग होगी। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि उनके रिस्पॉन्सेज और वैल्यूज़ को हमें अपनाना चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, अराउंड विच एथिक्स डू वेरी यंग चिल्ड्रन मोरल रीजनिंग रिवॉल्व। जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनकी मोरल रीजनिंग कौन से में इवॉल्व करती है? कोलबर्ग में क्या बताए थे? कोलबर्ग ने हमें बताई थी अलग अलग स्टेजेस बताए थे ना कोलबर्ग ने, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और इनके अंदर दो फर्दर स्टेज बताए थे, लेवल्स बताए थे। तो उन्हीं में पूछा है कि यंग मोरल रीजनिंग क्या थी, छोटे बच्चों की क्या होती है? पहला ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? ईगोसेंट्रिक्स मतलब कि अगर मैं यह करूँगा, गलत करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि ये गलत है, और अगर अच्छा हुआ तो मुझे अवार्ड मिलेगा। तो क्या देख रहा है? अपने फायदे की चीज़ देख रहा है। बताया था ना मैंने, क्या बताया था इसके अंदर? इंडिविजुअल बोला था मैंने, इंडिविजुअल बेनिफिट, खुद के फायदे की चीज़ देखेगा कि मुझे किस चीज़ में फ़ायदा मिल रहा है, वह वो करेगा, ठीक है। या फिर एक्सचेंज ऑफ फेवर भी बोल सकते थे। एथिक्स ऑफ केयर, मतलब कि एथिक्स ऑफ केयर का मतलब क्या है? दूसरे की फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देगा। भाई छोटे बच्चे में इतना नहीं होता, छोटे बच्चा के अंदर जो उसके मन में होता है, जो उसको अपने लिए सही लगता है वो करते हैं, दूसरों के तो उसको कोई फर्क नहीं है, कि उसे पता नहीं। अब एक छोटा बच्चा होता है, आपको पता है, ये भी पर्सपेक्टिव फर्दर, छोटा बच्चा क्या करता है, उसके बारे में दुनिया क्या सोच रही है उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसको ये चीज़ करनी है तो वो करनी है। आसपास हम बोलते हैं ना, अरे सभी देख रहे, तब भी वो नहीं, उसको वो चाहिए तो चाहिए। खिलौने के लिए लेट जाता है, किसी मेले में लेके गई, नीचे धरती पे लेट जाता है, मुझे खिलौना चाहिए तो चाहिए। अब वो ये नहीं देख रहा भाई उसके चारों आदमी, बच्चे, इंसान खड़े हैं और वो आपसे उसके मजाक बना रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या चाहिए, बस उसको फोकस है खिलौने पे। तो क्या हो गया, अपने बारे तक महत्व रखता है। लाज, भाई छोटे बच्चे को तो लाज का मतलब भी नहीं पता होता, तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं उससे कि वो लाज की बात को ध्यान रखेगा, मोरल्स को ध्यान रखेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 10। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से असम्पशन रीजन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। बच्चों के अंदर मतलब हमारे पता है अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है उनका सबका।
और उन सबको एक साथ बैठा के पढ़ाना, उससे टीचिंग भी अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि बच्चे को हम अब एक मान लो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं रिलीजन, ठीक है, और उसमें कुछ बच्चे क्रिश्चियंस हैं, कुछ हिंदूज हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ सिख हैं। तो अब अगर उनसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे रिलीजन के बारे में, तो सब अपने अपने रिलीजन के अलग अलग चीज़ें बताएगा। अब वो अपने अपने रिलीजन के अलग चीज़ें बताएगा, वो चीज़ें किसके लिए अच्छी होगी? दूसरे बच्चों के लिए, कि उन्हें दूसरों के रिलीजन के बारे में भी पता चलेगा। तो ये बात सही, इससे हमारी टीचिंग और लर्निंग अच्छी होती है। इंगेजिंग इन कन्वर्सेशन अक्रॉस डिफरेंसेस हिंडर चिल्ड्रंस एबिलिटी टू थिंक। अब ये गलत कैसे है भाई, कि जब हम बच्चों के कन्वर्सेशन करवाते हैं, बातचीत करवाते हैं ऐसे अलग अलग चीज़ों के अलग अलग डिफरेंसेस पे फोकस करते हुए, तो इससे बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी रुक जाती है। नहीं भाई, इससे बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है, ये इंकरेज करता है, ठीक है। तो इसका असर्शन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, विच of the following are effective teaching strategies to cater to diverse needs of learning in a classroom? कौन सी इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी है जो कि हमारे ऐसी क्लासरूम जिसमें डाइवर्स बच्चे हैं, अलग अलग मेंटल एबिलिटी के बच्चे हैं, उनके लिए फायदेमंद रहेगी? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, बच्चों को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस देना, मतलब उनकी ज़रूरत के अनुसार प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशंस को, नीड्स के अनुसार बच्चों को। बात सही है। स्टैंडर्डाइज करिकुलम, स्टैंडर्डाइज वर्ड गलत बताया था। स्टैंडर्डाइज मतलब फिक्स करिकुलम होना चाहिए भाई, फिक्स तो कुछ भी सही नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, बच्चे के एजुकेशन बच्चे के समझ के अकॉर्डिंग, कि इस बच्चे को ये आता है तो हमें इस बेसिस पे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और उस बच्चे को यहाँ से ज़्यादा आता है, उसको ज़्यादा आता है, लेकिन बच्चे जो कम पढ़ते हैं ना उस लेवल से थोड़ा करेंगे, ताकि बच्चा जिसको कम आता है उसकी समझ में भी आए। तो ये बात भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ए और सी किस में सही है? ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट थे उनके अनुसार कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? जब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, अपने खुद के डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, अपने नॉलेजेस को शेयर करता है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या होती है? चिल्ड्रंस हैव नेचुरल टेंडेंसी टू मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड, मतलब बच्चों के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो दुनिया को समझने के उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो आसपास की दुनिया को समझे। हाँ, वो ऑब्जर्व करते हैं, पूछते हैं बच्चों से। क्या करते हैं बच्चे? छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी सूरज मेरे साथ साथ चल रहा है, क्यों चल रहा है ये? पूछते हैं ना से, अच्छा आसमान इतना ऊंचा, मैं इतनी सीढ़ी लगा के क्या मैं आसमान को टच कर सकता हूँ? तो बच्चे के दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस चलते रहते हैं। चिल्ड्रन ओनली लर्न व्हेन एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, बच्चे को सिर्फ तभी सीखना चाहिए जब एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है। ये बात गलत है, इंट्रिंसिकली मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होती है। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन अ फाइनल फॉर्म, मतलब कि थाली में परोस देना, बच्चे के सामने खाना बनाया और थाली में दे देना और बच्चे को उसके बारे में कुछ ना बताना, वही हो गया कि बच्चे को फाइनल फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दे देना, उसको कुछ भी नहीं बताना। तो क्या बच्चा उससे अच्छा सीखेगा? नहीं, बच्चा फिर तो क्या सीखेगा उसको जब तो उसके थॉट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो ये बात गलत है। चिल्ड्रन हैव अ टेंडेंसी टू बिहेव इन अनरूली वेज दैट नीड्स टू बी करेक्टेड, कि बच्चों के पास है ना क्या होती है कि बच्चे प्रॉब्लम्स को देखकर अलग अलग तरीके से, कि इसने क्या बोला कि चिल्ड्रन बच्चों के पास अलग अलग तरीके होते हैं, बच्चे कुछ गलत तरीकों से भी बिहेव करते हैं। तो क्या हमें सिर्फ उन्हें सुधारना चाहिए? कि हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट ने बोला कि हमें बच्चों के गलत बिहेवियर को सिर्फ सुधारना है? नहीं, हमें उसने बोला था कि बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना है, उनके अंदर नॉलेज कंस्ट्रक्शन करवानी है, कि बच्चा खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, एक्सप्लोर करे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, इसी में दोबारा से प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया। 2 कॉमनली यूज स्ट्रेटेजी फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहला, हेरोस्टिक्स एंड एल्गोरिथम्स। क्या होते हैं हेरोस्टिक्स? मतलब कोई थंब रूल प्रोवाइड कर देना, मतलब कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बच्चों को दे देना जिससे कि वो आसानी से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? मतलब कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर प्रोवाइड करना, कि बच्चे को एक फ्लो दे देना, अगर वो सही फ्लो में जा रहा है बच्चा तो उससे क्या हुआ फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकता है। तो ये बात सही है।
फिक्सनेस, ये वर्ड देखो, फिक्सनेस तो गलत है, सब कुछ भी हो फिक्स्ड नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़, तो ये क्या हो गई, गलत हो गई। रिस्पॉन्स सेट का भी मतलब वही है कि कह देना भाई, मैंने मान लो मैंने बोला, जब हम छोटे होते हैं तो होता है ना कई बार मैम टीचर्स क्या करती हैं, मैंने ये क्वेश्चन लिखवाया ऐसे कैसे, बच्चे कहते हैं नहीं मेरे मैम ने ये लिखवाया मुझे यही लिखना है, बेशक से वो गलत हो, तो वो होगी रिस्पॉन्स सेट कर देना टीचर को कि अगर तुम यहाँ लिखोगे तो ही मैं मार्क्स दूंगी, तो मैं नहीं दूंगी, तो ये बात भी गलत है भाई, बच्चा अपनी नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा फिर। और फिर से रिस्पॉन्स है तो ये भी गलत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आ गया। मतलब कि बच्चों को हमें कैसे देना चाहिए, एक रूल प्रोवाइड कर देना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी दे देनी चाहिए जिससे कि बच्चा सॉल्यूशन तक आसानी से पहुंच सकता है, प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकता है। उसके साथ साथ हमें बच्चे को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता देना चाहिए, अगर बच्चा किसी स्टेप पे अलग गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो वहाँ पे बच्चे को हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 15। अ टीचर इज डिजाइनिंग अ लेसन प्लान, एक टीचर लेसन प्लान डिजाइन कर रही है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिनके अंदर अलग अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक टॉपिक को लेके अलग अलग तरीके से समझ पाते हैं, किसी को कुछ ज़्यादा पता है किसी को बहुत कम पता है, तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग हमें क्या टीचर को कंसिडर करना चाहिए जब वो लेसन को डिजाइन कर रहा है। पहला, टीचर शुड आस्क ईच स्टूडेंट टू वर्क इंडिविजुअली ऑन स्पेसिफाइड प्रॉब्लम, कि हमें टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चे को कहना चाहिए कि वो हमें, मैंने जो तुम्हें प्रॉब्लम दी है उन पे अलग अलग इंडिविजुअली वर्क करे, अकेले अकेले काम करे, नहीं अकेले बच्चे को सिर्फ एक ही काम, बच्चे एक काम दिया और बच्चे पे छोड़ देना, तो वो बच्चे से उससे भी स्ट्रेस भी हो सकता है ना भाई, बच्चे को हमें थोड़े बहुत उसको हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। टीचर शुड प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद सेम लेवल ऑफ चैलेंज, क्या हमें सभी बच्चे को सेम लेवल देना चाहिए, नहीं, क्या बोला था हमने, इंक्लूसिव एजुकेशन है जिसमें हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फोकस करना चाहिए, तो ये ऑप्शन में गलत। टीचर शुड कंसीडर ईच स्टूडेंट्स करंट लेवल एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सपोर्ट टू देम टू रीच नेक्स्ट लेवल, ये बात सही है, जेडपीडी बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं जेडपीडी, कि टीचर को बच्चे की करंट लेवल जो उसको अब तक आता है उसको समझना चाहिए, उसको कंसिडर करते हुए हेल्प करना चाहिए कि वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक हो गई, ये बात तो सही है। अगला क्या है, शुड ओनली फोकस ऑन स्टूडेंट्स जो एडवांस लेवल पे सिर्फ उन पे फोकस करे, तो केवल उन पे फोकस करना तो गलत है भाई, हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन क्लास होनी चाहिए, हर एक बच्चे को समान अधिकार से शिक्षा मिलनी चाहिए, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें हम क्या बता रहे हैं, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब मूव करते हैं इसी के साथ, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। आज के 15 क्वेश्चन होते हैं, कल मिलेंगे नए 15 क्वेश्चंस के साथ, इसी के सीरीज को फॉलो करते हुए। विद दिस थैंक यू, हैव अ